अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ट्रेस टेबल कर तो रहे होते हैं, बट वो अब किसी सूडो कोड का नहीं होता, वो होता है किसी भी असेंबली लैंग्वेज के कोड का, यानी कि निमोनिक्स गिवन होते हैं और उन निमोनिक्स को हमने करना होता है ट्रेस। अब ट्रेसिंग उसकी किस तरीके से होती है कि प्रोग्राम गिवन होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कमांड्स क्या हैं, कौन सा एक्यूमुलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर कौन सा है, और इस कुछ कमांड्स पढ़ेंगे कि कौन सी कमांड का क्या पर्पस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एंड में हम उसको ट्रेस करना सीखेंगे। साथ साथ मोड ऑफ एड्रेसिंग होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इमीडिएट, वो देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं। डेटा मूवमेंट जब हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, एलडीए है, एसटीओ है, क्या चीज है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मशीन कोड और बाइनरी में डिफरेंस क्या होता है? मशीन कोड एंड बाइनरी कोड, क्या डिफरेंस होता है? मैम, बाइनरी कोड कंप्यूटर को मिलता है और मशीन कोड वो होता है जो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, जो एक प्रोग्रामर लिखता है। आई होप यही होगा आंसर। अच्छा, बेसिकली दो तरह के हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल इज एक्चुअली ह्यूमन इंटरफेस लैंग्वेज दैट इज एक्चुअली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। फिर हमारे पास आती है लो लेवल लैंग्वेज दैट इज एक्चुअली अ मशीन लैंग्वेज। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, वो लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, बिकॉज इट कैन इजिली कॉन्टैक्ट विद द मशीन, इट कैन इजिली कंट्रोल द मशीन, बट इट इज इक्वलेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज के इक्वलेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कुछ निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स मतलब होते हैं कि शॉर्ट एब्रीविएशंस, और वो शॉर्ट एब्रीविएशंस जो होते हैं वो बेसिकली मशीन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं काम करने के लिए। अल्टीमेटली इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज, बट इन अ वे कि वो निमोनिक्स हम लोग जब लिख रहे होते हैं, इट वुड बी इजियर फॉर अस टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज कोड। Reason being, instead of memorizing zeros and ones, we can easily write the abbreviations like MOV, ADD, STO, LDA, like that. ठीक है। तो बेसिकली वो तुम लोगों को एक वो भी देंगे, एक कोड के लिए एक वो दे देंगे रेफरेंस के लिए कि भाई ये वाली कमांड इस पर्पस के लिए होती है, ये वाली कमांड इस पर्पस के लिए होती है। सो नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट एंड ट्रेस द असेंबली लैंग्वेज, कोई भी असेंबली लैंग्वेज का अगर जस्ट इन केस प्रोग्राम आता है तो। सो इट इज बेसिकली सीपीयू स्पेसिफिक, यानी प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। अगर इंटेल का प्रोसेसर है तो उसकी अलग लैंग्वेज होती है, और अगर के ये डेल का है देन इट हैज गॉट इट्स ओन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन निमोनिक्स और मशीन लैंग्वेज। ठीक है। अब निमोनिक्स के अंदर बेसिकली निमोनिक्स क्या होते हैं, दे आर स्पेशल एब्रीविएशंस। ठीक है। मेमोरी मोड्स होते हैं। मेमोरी मोड्स का मतलब ये होता है कि कौन से एड्रेसिंग की टाइप है। जो 3 एड्रेसिंग की टाइप्स हैं, अभी भी ओवरव्यू आ रहा है सिर्फ, जो फिर हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास कुछ लेबल्स होते हैं। लेबल्स बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे कि हम बुक मार्क लगा लेते हैं। कभी तुमने ऑनलाइन बुक पढ़ी है उसके अंदर गूगल प्ले स्टोर के अंदर? जी मैम। उसके अंदर हम लोग बुक मार्क लगा लेते हैं ना। अब क्या होता है कि मेरे मोबाइल फोन के अंदर मैं और मेरी छोटी बेटी हम लोग एक मोबाइल शेयर कर रहे होते हैं, तो हम लोग अगर डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो वी कैन पुट मल्टीपल लेबल, मल्टीपल बुक मार्क्स। एक ही जगह एक डिफरेंट बुक्स भी हो सकती है उसके अंदर। हम कभी कभी एक बुक शेयर कर रहे होते हैं, तो जैसे वो हैरी पॉटर, उसको शौक था कि मैं उसके साथ पढूं, तो हम साथ साथ, मैं पीछे रह गई वो आगे निकल गई, तो हमने ना अलग अलग बुक मार्क्स लगाए हुए थे। तो बुक मार्क्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो हमें गाइड करते हैं कि ये कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और वो किस यूजर से बिलोंग करता है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल हो गई। लेकिन हमारे पास ये जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें इस तरह लेबल्स बनते हैं कि ये लेबल है, इसके अंदर यहाँ पे ये कोड हो गए, फिर यहाँ एक और लेबल है, और फिर ये एक स्पेसिफिक कोड का एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली लेबल्स आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स to allow the code to jump from one part to another. This is part 1 and this is part 2. So on the basis of the levels, we can get a reference point to jump from one set of code to the other. Got it? यस। So they are called as labels. फायदा क्या होता है यस। कि हम भाई असेंबली लैंग्वेज यूज करें, और उसका क्या पर्पस है? पर्पस उसका सिंपल एक ये है कि इट कैन कंट्रोल सीपीयू, यानी प्रोसेसर से अगर हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अभी अगर तुम पाइथन पे काम कर रहे हो तो पाइथन से क्या होता है तुम्हारा,
तुम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी बात लिख रहे हो, तुमने 2 एंटर किया, फिर +4 एंटर किया और तुमने उनको ऐड कर दिया। क्या इसमें कोई हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि तुम जो है हार्डवेयर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या किसी हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो या उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो? देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट। सही है। तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज का पर्पस ये होता है कि इट हैज अ क्लोज कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, ठीक है। देन इट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट किस एस्पेक्ट से? क्योंकि ये उस कोड को एक्सेस कर रहा होता है जो कि सीपीयू डिजाइन कर रहा है, सीपीयू के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। मैं चाहूं तो सीपीयू के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे कि सपोज एक मेमोरी है, ठीक है, और उस मेमोरी के अंदर कुछ कोड्स पड़े हुए हैं। अब ये कोड्स मेमोरी के अंदर है, ठीक है, साथ में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमारी एक दूसरे के साथ कंट्रोल होके एंड देन इट इज बीइंग प्रोसेस्ड, देन इट रन्स वेरी क्विकली एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। ये क्यों, ये पार्ट क्यों है? हाउ कैन यू से दैट इट कैन रन वेरी क्विकली? क्योंकि मैम क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है, मतलब कन्वर्ट होती है इन अ लैंग्वेज दैट द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड। ये शायद नहीं एग्जैक्टली, होती होगी। परफेक्ट। तो इससे फायदा हमें क्या हुआ कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो एक्सेस करने के लिए एक मशीन को पहले ट्रांसलेट करने की जरूरत है, एंड देयर इज नो सच नीड इन केस ऑफ असेंबली लैंग्वेज और अ लो लेवल लैंग्वेज, सो इट कैन बी रन वेरी क्विकली, सो दैट दीज आर ऑल द प्रोज ऑफ इट। अब कॉन्स क्या है? डिफिकल्ट टू यूज एज द प्रोग्रामिंग कमांड्स। अभी जब तुम देखोगे इसका सैंपल असेंबली लैंग्वेज का, देन यू कैन इजीली कंपेयर इट। तुम्हें लगेगा कि यार पता नहीं क्या चीज है, बट अगर पाइथन को इससे कंपेयर करो या विजुअल बेसिक को कंपेयर करो, इट इज अ बिट इजियर। लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट माय नेम, वो आराम से हम प्रिंट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग कमांड्स होती हैं। अगर मैं लिख रही हूँ मूव 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है LDA, और यहाँ लिखा हुआ है 1003, और 1003 दूसरी जगह लिखा हुआ है, और 1003 के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 40। इज इट डिफिकल्ट? कुछ समझ आ रहा है? MOV 20 LDA 1003 पे 40 लिखा हुआ है। मतलब दिखने, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है मैम। हाँ, इट एज कम्पेयर टू द ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज इट इज अ बिट डिफिकल्ट। लाइक अभी जब मैं समझाऊंगी तो तुम्हें लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत समझ आया है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? need to know a lot about the details of internal structure of CPU. It's true because registers और memory के बारे में आपको देखना होगा। अभी हम memory के addressing modes ही जब पढ़ेंगे तो तब हमें पता लगेगा कि either ये direct addressing है या फिर indirect addressing है। या indirect addressing का मतलब LDA 1003, और 1003 एक और एड्रेस है जिसके ऊपर 40 पड़ा हुआ है, तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहा है डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स की बेसिस के ऊपर। तो इसके बारे में भी वी हैव टू हैव नॉलेज अबाउट दैट। देन प्रोड्यूस द लीस्ट पोर्टेबल सोर्स कोड, यानी कि वही वाला है कि ये सोर्स कोड, दो चीजें होती हैं, एक सोर्स कोड और एक ऑब्जेक्ट कोड। इसके बारे में डिफरेंस पता है तुम्हें? जी मैम, सोर्स कोड वो होता है ना जो कंपाइल होने के बाद आपके पास आता है। और ऑब्जेक्ट कोड? ऑब्जेक्ट कोड शायद वो होता है जो आप टाइप करते हैं। नहीं, सोर्स कोड वो होता है जो आप टाइप करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपको मिलता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद। ह्यूमन अच्छा अच्छा अंडरस्टैंडेबल अच्छा। लैंग्वेज जो होती है उसको वो सोर्स कोड होता है, यानी जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो सोर्स कोड है, ठीक है, और ये ठीक है हमारे पास ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड है। तो ये लीस्ट पोर्टेबल सोर्स कोड होगा, एक मशीन का दूसरे मशीन पे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। हम्म। समझ आ गई? ठीक है मैम। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हम ये देखते हैं, देखो ये है असेंबली लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम। ये डायरेक्टिव्स होते हैं, अभी डायरेक्टिव्स पढ़ेंगे हम। फिर ये कमांड्स होती हैं, कमांड्स के बाद हमने ये देखना है कि 1H, और फिर ये रजिस्टर्स किस तरह मूव हो रहे हैं। फिर ये INT का तो चलो समझ आ गया, 10H इट्स एन हेक्साडेसिमल नंबर। सो ये सारी चीजें भी हमने देखती हैं फर्दर। अच्छा, फिर आ जाता है मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। अब मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस यानी कि वो वाले कोड जो कि हम लोग लिख रहे हैं प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट CPU कैन रिकॉग्नाइज। अभी काफी चीजें हम ऊपर देख चुके हैं। मशीन कोड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये तो हमारी मशीन कोड क्या अगर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी हो, इट आल्सो हैज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट कंटेन्स ऑपकोड एंड ऑपरेंड। देयर आर टू थिंग्स that
ऑपरेंड, सॉरी, ऑपकोड और ऑपरेंड, ये दो चीजें हमारे पास है। अब ये ऑपकोड और ऑपरेंड क्या है? बेसिकली ऑपरेंड और ऑपकोड के बाद जब हमारी आती है तो हम, ये तुम्हें एक तरह चीज नजर आ रही होगी, बिट्स जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। किस तरह से? ऑपरेंड विल contain 16 bits and opcode contains 4 plus 4 8 bits। ठीक है, तो 16 plus 8 का कॉम्बिनेशन होता है और opcode contain 3 things, one is the operation, then the address mode and then address register addressing, ये तीन चीजें होती हैं। और ऑपरेंड इट इज बेस्ड ऑन 16 बिट्स। ठीक है, अब यहाँ बिट की तो हमने एस्पेक्ट से देख लिया। अब फर्दर क्या है हमारे पास, डायरेक्ट different processors have different instruction sets associated with them। ठीक है, different processors will have comparable instructions with the same operations but the coding of the instructions will be different। simple system काफी सारी चीजें वही हैं। एक्यूमुलेटर हमारे पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स फॉर द होल इंस्ट्रक्शन। अब हमने देखना है कि किस तरीके से मशीन कोड का जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने डिफाइन करना होता है। सही है, डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहले बिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, तभी ऑपरेंड और ऑपकोड ये है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द ऑपकोड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपकोड्स इन द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर द प्रोसेसर। अब ये जो ऑपकोड है ये, और ये जो आपके पास प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की थी हर प्रोसेसर का एक अपना वे होता है, उसी तरह से ऑपकोड की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपकोड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द प्रोसेसर। ठीक है, एंड सेम बिट्स ऑपकोड या ऑपरेंड दोनों के लिए हमारे पास यही वाली एड्रेसिंग वो होती है, बिट्स की रिक्वायरमेंट। 8 बिट हमने देखा ऑपकोड के लिए है, जिसमें से 4 ऑपरेशंस के लिए होंगे, 2 बिट्स फॉर द एड्रेस मोड और बकिया 2 बिट्स जो है वो एड्रेसिंग रजिस्टर्स। टोटल हमारे पास 16 बिट्स का ऑपरेशन होगा, जिसके अंदर हम ये बता रहे होंगे कि ऑपरेंड क्या है। ऑपकोड विल ऑक्यूपाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमने वो किया था ना जब टूज कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे थे, तो ये इस तरह कर रहे थे हम लोग, तो ये एलएसबी था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हमारे पास एमएसबी था। तो इसमें भी यही चीज वो कह रहा है, ये एमएसबी है और ये एलएसबी है, ये एमएसबी पार्ट है इसका। ठीक है, अच्छा तो कौन से पॉइंट पे थी मैं? हाँ, ऑपकोड के अंदर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गई। फिर हमारे पास है 16 बिट addresses। ठीक है, with an instruction arrives in the CPU, the control unit checks the opcode to see what action it defines। The first step in the decode stage, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, fetch execute cycle लास्ट टाइम। ठीक है, और साथ में हमने रजिस्टर नोटेशन भी पढ़ लिया था। अब हम उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले काम करेंगे फेचिंग का, कि फेचिंग जब होगी तो फिर किस तरीके से काम होना चाहिए। ये असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमें सबसे पहले तो असेंबलर की जरूरत होगी। Assembler is actually a translator that actually translate assembly language to the machine language। हाँ, मशीन कोड। ये हमारे पास असेंबली प्रोग्राम है और जब ये असेंबलर इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो ये कोड would be converted into a machine code। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, ऑपकोड जो होते हैं वो निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स यानी कि हमारे पास है MOV, LDA, वो कमांड्स जो कि हमने इसके अंदर लिखने हैं। सही, दे आर कॉल्ड एज ऑपकोड्स, शुरू में जो आ रहे होते हैं। और ऑपरेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्दर जो बाद में आ रहे होते हैं। अभी जैसे जैसे आता जाएगा मैं उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ बताती रहूंगी। तो ऑपकोड्स क्या है हमारे पास, निमोनिक्स है और
ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ऑपरेंड एक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है ऑपरेंड के लिए कि ऑपरेंड के साथ हमें क्या काम करना है। ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है, यानी कि फर्दर एक चीज आ रही है। अभी एक एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए इसकी, चलो यहां से डायरेक्ट करते हैं। ये देखो कौन कौन से ऑपकोड्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपकोड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। डेटा ट्रांसफर ऑपकोड्स, एमओवी यानी कि मूव करना है कोई चीज, पॉप यानी कि रिमूव करना है, पॉप इन पॉप आउट कोई चीज को रिमूव करना है या इंसर्ट करना है। ठीक है, पॉप इन पॉप आउट, मूव ये डेटा ट्रांसफर की हो गई, ये वाली हो गई एडिशन की। फिर हमारे पास लॉजिक निमोनिक्स होते हैं जिनको ऑपकोड्स कहते हैं, एंड और एक्सऑर और नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास कुछ निमोनिक्स होते हैं जो कि हम इसमें एज एन ऑपकोड यूज करते हैं जंप करने के लिए, JMP जंप और JZ यानी कि उस वक्त जंप हो अगर के जीरो, हम इफ कंडीशन लगाते हैं ना या वाइल लूप लगाते हैं तो ये वहां पे ये चीज हेल्प करेगी कि जंप कौन सी इंस्ट्रक्शन पे करनी है बेसिकली। और उसके बाद फिर आ जाएगा ये वाला, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है बट वैसे ही लिखा हुआ था तो मैंने देख के इसके अंदर लिख दिया कि चलो एक नोहा हो जाएगी, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा नहीं है। तो ये वो वाले सारे ऑपकोड हो गए या एब्रीविएशंस हो गए जो कि हमें यूजुअली असेंबली लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। अब अदर देन ऑपकोड हमारे पास जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये तीन चीजें चाहिए होती हैं। नंबर वन निमोनिक्स और यू कैन कॉल इट ऑपकोड्स। Number two, characters or you can say operands. Number three, some special features. If there are special features, then we have to have the comment, directives, symbols for constants, labels for addresses and macros. अब हमने इनको वन बाय वन देखना है कि एक असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये किस तरीके से अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं। ऑपकोड समझ आ गया कि वो निमोनिक्स होते हैं जो कि किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेंड क्या कोई कैरेक्टर होता है जो कि इस ऑपरेंड के बाद आता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, यानी ऑपकोड ऑपरेंड के साथ मिलके फंक्शनल होता है। अगर अभी मैं सिर्फ बोलूं तुम्हें ऐड, क्या चीज ऐड करना है, तुम मुझसे पूछो कि किस चीज को ऐड करना है, कोई वैल्यू बताएं, तो जो वैल्यू होगी वो ऑपरेंड है, तो वो जब तक ऑपरेंड में नहीं दूंगी देन ऑपकोड वुड बी यूजलेस। चलो ऑपकोड और ऑपरेंड तो हमें समझ आ गया। बात करते हैं कमेंट्स की। चलो पहले डायरेक्टिव्स आया तो डायरेक्टिव, मैं बेटा जरा सा अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए जरा रुक जाते। अच्छा नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा चश्मा तो दे दो मेरा। ओके, सो हम डायरेक्टिव्स कर रहे थे पहले। सबसे पहले डायरेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस हाउ इट शुड कंस्ट्रक्ट द फाइनल एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, यानी कि किस तरीके से वो जो मशीन कोड है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में कैसे आएगा, यानी कि वो असेंबलर को डायरेक्ट कर रहा होता है व्हाट टू डू। ठीक है, क्या करना है आगे, ये असेंबलर को डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीजें होती हैं जो बेसिकली लिखी हुई होती हैं, ORG, SET सेट, एल्स, एलिफ और एंड इफ। ये वो सारे डायरेक्टिव्स हैं जो कि किसी ना किसी तरह डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि करना क्या है असेंबलर को। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम, यानी
कंपाइलर एंड पे जब चीजें कंपाइल हो रही होंगी तब तो दे डायरेक्टिव्स आर बीइंग यूजफुल, बट रन टाइम के बाद आके दे आर यूजलेस फॉर देम, ठीक है, they won't be useful at the time of execution. Then different program sections or segments are there, it can define them. Along with that assembler have different directives. अच्छा, असेंबलर की भी जाहिर बात है, जब असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती है तो मशीन डिपेंडेंट ही असेंबलर भी होता है। तो हर जो असेंबलर है उसकी बेसिस पे हमारे पास असेंबलर के डायरेक्टिव्स भी वेरी कर रहे होते हैं। तो ये कुछ डायरेक्टिव्स की एग्जांपल लिखी हुई है जो कि यहाँ पर है, org, set, elf, endif, dot data, dot code, dot stack. Dot data basically identifies the area of program containing variables. Dot data. फिर dot code it identify where the instruction starts. फिर stack 1008 it identifies the area holding the runtime stack setting its size that is 1000. So basically ये सिर्फ डायरेक्ट कर रहा होता है कि असेंबलर को कि करना क्या है, उसने कहाँ कहाँ उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी। अब सपोज अगर एक जगह जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ वैल्यूज स्टोर है तो वहां पे डायरेक्टिव लिखा होगा डॉट डेटा, ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है जी अच्छा, जी सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का तो हमने देख लिया था अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले, ये पॉइंट आया था कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान असेंबलर होता है, बट व्हेन इट बिकम्स एग्जीक्यूटेड तो वो रन टाइम बन जाता है, देन देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द असेंबलर आफ्टर मेकिंग द ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कंपाइल्ड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती थी, इंटरप्रेटर बेस्ड तो नहीं होता है, वो तो लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन अगर कंपाइलर बेस्ड होता है तो वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है सोर्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और फिर उसको लिंक कर देता है साथ साथ। तो यहाँ पे इसी तरीके से है कि